रहे थे। परमाणु ऊर्जा के बारे में बच्चों मैंने आप लोगों को उसके कई तरीके के आपको रिएक्टर्स के बारे में मैंने बताया था। तो रिएक्टर्स की अगर बात की जाए तो रिएक्टर्स कई तरीके के मैंने आपको बताए थे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रिएक्टर्स हैं बच्चों, तो उन रिएक्टर्स में देखो इंडिया का एक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम था, ठीक है, भारत का एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था। तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था, तो उसमें भारत ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक मतलब अपने आप को तैयार किया कि हम भारत में किस तरीके से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयार किया। जैसे हम लोग प्रीलिम तैयारी करते हैं ना, तो जैसे प्रीलिम्स पहले पढ़ते हैं, प्रीलिम्स का अगर एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर मेंस का एग्जाम देते हैं, फिर मेंस निकल जाता है तो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू निकल जाता है तो फाइनल हमारा सिलेक्शन होता है। तो उसी तरीके से बच्चों की जब हम लोगों ने इंडिया में जब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत करी तो हमारे लक्ष्य थे, तो हमने 3 स्टेज में 3 चरणों में ये लक्ष्य था कि हम अपने आप में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत ने 3 स्टेज प्रोग्राम, 3 चरण प्रोग्राम रखा था। तो भारत की जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, ठीक है, तो उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बच्चों। तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। अब ये जो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था की शुरुआत भारत में हुई, तो उसका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य था क्या था बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग और कम से कम अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन, ठीक है। तो ये बात लिख लीजिए कि लक्ष्य क्या था, ठीक है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? पहला इसको नोट कर लीजिए, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि भारत में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग, लिखिए इस चीज को, भारत में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग, भारत में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन, न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन। हाँ नेहा सिंह, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बाद ही मैं चीज पढ़ा रहा हूं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, ठीक है, उसमें पहला लक्ष्य क्या था कि भारत में जितना भी संसाधन मौजूद है परमाणु ऊर्जा से संबंधित, उनका हम इष्टतम प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, और न्यूनतम जो है वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करेंगे, ठीक है, उत्पादन करेंगे। तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था बच्चों, वो 3 चरणों में था, ठीक है। कितने चरणों में था बच्चों? 3 चरणों में ये उत्पादन किया गया। तो 3 चरण है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के, ठीक है। अब इसमें जो चरण 1 है, चरण एक में हमने ये सोचा, बिल्कुल समझ लीजिएगा फिर नोट करिएगा, ठीक है। चरण 1 यानी स्टेज 1, जैसे हम लोग प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वैसे ही। तो चरण 1 में हमने कहा था, बिल्कुल मैं समराइज कर रहा हूं, कि हम चरण 1 में पहला लक्ष्य क्या था कि हम ईंधन की तरह उपयोग करेंगे यूरेनियम 235 का उपयोग करेंगे ईंधन की तरह से, और साथ ही साथ भारत में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भारत में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भारत में। और तीसरा इसका लक्ष्य था, यानी चरण 1 में हमारा लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य ये था कि हम भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, अनुसंधान करेंगे। किस चीज का अनुसंधान करेंगे? हम लोग अनुसंधान करेंगे कि कैसे यूरेनियम 238 जो कि खराब था, मतलब हमारे लिए काम का नहीं था यूरेनियम 238, उसको कैसे परिवर्तित किया जाए, ठीक है। यूरेनियम 238 को कैसे उसका परिवर्तन किया जाए प्लूटोनियम 239 में उसका कैसे परिवर्तन किया जाए, इस बात पर अनुसंधान करेंगे। तो भाई हमने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 3 चरण रखे। पहले चरण में हमारा लक्ष्य क्या था? ईंधन यूरेनियम 235 का उपयोग करेंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण करेंगे, और अनुसंधान करेंगे, ठीक है, अनुसंधान करेंगे कि कैसे यूरेनियम 238 को परिवर्तित किया जाए प्लूटोनियम 239 में। ये हमारा 3 लक्ष्य थे चरण 1 के, ठीक है। अब जब ये चरण पार कर जाएगा, यानी कि हम चरण 2 में पहुंचेंगे, यानी कि जब ये सारे लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे तो चरण 2 में पहुंचेंगे, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 में पहुंचेंगे। चरण 2 में जो पहला हमारा लक्ष्य होगा वो क्या होगा कि भाई किसी तरीके, जैसे यूरेनियम 235 को हम ईंधन की तरह से उपयोग तो कर ही रहे थे, लेकिन अब हम ईंधन का उपयोग यूरेनियम 235 के साथ साथ, अब क्योंकि हमने यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करना सीख लिया है, तो हम अब जो है वो प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 दोनों का उपयोग जो है वो ईंधन की तरह से करेंगे। दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा लक्ष्य हमारा क्या था? भारत में एफबीआर रिएक्टर्स का बनाया जाएगा, एफबीआर रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितना ईंधन ये उपयोग करता है उससे ज्यादा ईंधन ये उत्पन्न करता है। तो एफबीआर रिएक्टर का निर्माण करेंगे भारत में। और तीसरा हमारा जो दूसरे चरण का तीसरा लक्ष्य होगा, वो अनुसंधान किया जाएगा, ठीक है, अनुसंधान किया जाएगा कि कैसे हम थोरियम 232 को परिवर्तित करेंगे, ठीक है, थोरियम 232 को उसका परिवर्तन करेंगे यूरेनियम 233 में। कैसे थोरियम 232 का परिवर्तन करेंगे यूरेनियम 233 में, ठीक है, इसका हमारा मतलब ये हमारा लक्ष्य था, ठीक है, यूरेनियम 233 में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो ये चरण 2 का लक्ष्य है, ईंधन किस तरह से प्लूटोनियम 239 यूरेनियम 235, क्योंकि अगर हम अनुसंधान करके यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करना सीख गए हैं, तो अब हमें प्लूटोनियम 239 भी मिलने लगा, तो हम ईंधन की तरह से प्लूटोनियम 239 भी यूज करेंगे, जो हमारा पुराना यूरेनियम 235 था उसका भी यूज करेंगे, एफबीआर रिएक्टर का भारत में निर्माण करेंगे, और अनुसंधान करेंगे कैसे थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला जाए, ठीक है, इस पर अनुसंधान, क्योंकि हमारे पास आपको याद होगा कि थोरियम भरा पड़ा है, तो अगर हम ये काम करना सीख गए, यानी कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना सीख गए, तो फाइनली हम समझ लो कि बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या था? चरण 3,
ठीक है, 3 चरण हमने रखे हैं, चरण 3। अब चरण 3 के 2 ही लक्ष्य हैं। अगर हमने यूरेनियम 200 थोरियम 232 को, जो हमारे पास भरा पड़ा है बच्चों, अगर इसको यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना सीख लिया, तो सोचो हमारे पास तो इतना थोरियम भरा पड़ा है, इतना थोरियम है। आपको याद है ना, मैंने बताया था केरला के तटों पर तो इतना यूरेनियम है, इतना थोरियम है कि अगर यूरेनियम 233 में उनको परिवर्तित करना सीख गए तो हमें किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो ईंधन उपयोग होगा वो यूरेनियम 233 होगा, यूरेनियम 233 होगा। और हमारे देश में एडवांस एफबीआर रिएक्टर, ठीक है, एडवांस एफबीआर रिएक्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, एडवांस एफबीआर रिएक्टर बनाए जाएंगे, या ब्रीडर रिएक्टर कह सकते हैं, एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कह सकते हैं, बनाए जाएंगे। और इस एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होगा कि इसका निर्माण किया जाएगा। और जब इसका निर्माण किया जाएगा तो फाइनली इस रिएक्टर में क्या होगा कि हम कोर के अंदर यूरेनियम 233 का उपयोग करेंगे, और बाहर कोर के बाहर हम क्या रखेंगे, आपका थोरियम 232 रखेंगे। और यही तो जब यूरेनियम 233 को हम ईंधन की तरह से यूज करेंगे, इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन जाकर थोरियम पर लगेंगे, थोरियम 232 पर, और थोरियम 232 फिर यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो एडवांस एफबीआर रिएक्टर होगा, ये हमारे पास अभी नहीं है, ये हम फ्यूचर में बनाएंगे, जिसमें हम यूरेनियम 233 का, अभी तक हम लोग क्या करते थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, अगर आपको याद हो, हम लोग क्या करते थे, यूरेनियम 235 का उपयोग करते थे और यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदलते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, जो एडवांस एफबीआर रिएक्टर होंगे, यूरेनियम 233 को हम लोग कोर में यूज करेंगे, और यूरेनियम 233 से निकलने वाले न्यूट्रॉन थोरियम से टकराएंगे, थोरियम को यूरेनियम 233 में बदल देंगे। तो मतलब एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फायदा ये होगा कि हम जो है वो ईंधन की तरह भी यूरेनियम 233 उपयोग करेंगे, और जो इसमें ईंधन बनेगा वो भी क्या होगा, यूरेनियम 233 होगा। तो यूरेनियम 233 ईंधन की तरह भी यूज करेंगे, और यूरेनियम 233 को हम बनाएंगे भी, तो दोनों काम होगा। यूरेनियम 233 ईंधन की तरह भी यूज होगा, यूरेनियम 233 जो है वो बनेगा भी। तो ऐसा रिएक्टर जो कि यूरेनियम 233 का उपयोग भी करेगा और यूरेनियम 233 बनाएगा भी, ऐसे एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो अभी हम लोग किस स्टेज में है बच्चों, तो अभी हम लोग जो स्टेज है हमारी वो चरण 2 है। भारत जो है वो किसमें अभी वर्तमान में किस स्थिति में है, भारत किस स्थिति में है, भारत में वर्तमान जो स्थिति है वो हम इस स्टेज में है, चरण 2 में है। ठीक है, चरण 2 में है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ सालों के अंदर हम चरण 3 में पहुंच जाने की संभावना हमारे अंदर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर बच्चों, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है को मैंने 3 स्टेप में बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दिया, और ये आपको बिल्कुल मुझे लगता है 100% समझ में आ गया होगा कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का उपयोग करना और कम से कम अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करना। 3 चरण है इसके अंदर। पहला चरण जो है उसमें हमने लक्ष्य रखा था कि ईंधन यूरेनियम 235 का उपयोग करेंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का भारत में खूब सारा निर्माण होगा, जैसा कि आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर निर्मित हो चुके हैं। अनुसंधान ये होगा कि यूरेनियम 238 को कैसे प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाए। जब ये सब लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो चरण 2 में जाएंगे। पहले में ईंधन, तो अब इसका जो पहला वो होगा, ईंधन की तरह से प्लूटोनियम का उपयोग करना, यूरेनियम 235 का उपयोग करना। दूसरा एफबीआर रिएक्टर का निर्माण करना और अनुसंधान करना कि कैसे थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला जाए। फिर अगर ये हो गया तो हम चरण 3 में पहुंचेंगे, जहां पर ईंधन का उपयोग यूरेनियम 233 का करेंगे, क्योंकि थोरियम हमारे पास इतना भरा पड़ा है कि अगर हमने ये काम सीख लिया कि थोरियम 232 का यूरेनियम 233 में कैसे परिवर्तन किया जाता है, तो फाइनली हमें किसी दूसरे ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसी ईंधन का उपयोग करके एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण करेंगे, जो यूरेनियम 233 का उपयोग जो है वो ईंधन की तरह भी करेगा, और जो है वो उत्पन्न भी यूरेनियम 233 ही करेगा। ठीक है, याद है आपका सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें जो है 3 स्टेज में हमारे, और इस तरीके से क्या होगा, भारत के पास थोरियम भरा पड़ा है, और अगर भारत थोरियम से यूरेनियम 233 बनाना सीख गया, यूरेनियम 233 का उपयोग करना सीख गया, तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फाइनली फिर हमें किसी देश की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं, अपने आप में हम लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर, जल्दी बताओ, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, सारी चीजों में पढ़ेंगे, तो 4-4, 5-5 पेजेस के दिए हुए हैं, 2-2 पेजेस के दिए हुए हैं, और समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन आपको मैंने सारा का सारा समरी बनाकर आपको दे दिया, यहीं पर आपको समझा भी दिया। होप कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया साइमा, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया एवरीवन, सभी को। ठीक है, चलिए, तो ये नोट भी हो गया होगा, सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, होप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे जिन लोगों ने नोट नहीं किया, नोट कर लें। बहुत बढ़िया, चलिए, तो बिल्कुल बात क्लियर। चलिए, सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि ये अभी तक तो हम लोगों ने नाभिकीय विखंडन के जरिए जो है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, देखा था ना, लेकिन नाभिकीय विखंडन से कैसे ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि होलिका यादव, ऐसा करिएगा कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड में फिर से आप समझिएगा, और एक बार नहीं 3-4 बार समझिएगा। ठीक है, 3-4 बार समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बार फिर से समझाने से मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि 3-4 बार तो मैं कम से कम 2-3 बार तो मैंने एक को कम से कम 2-2 बार समझाया, फिर बाद में पूरा रिपीट किया, उसके बाद में नहीं आ रहा है, तो कम से कम आपको 4 से 5 बार समझने की जरूरत है। तो आप जो है क्लास खत्म हो जाएगा बेटा, तो आप क्लास खत्म होने के बाद जो है वो आराम से उसको बैठ के खूब 2-3 बार समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर बात अगर की जा रही है कि जैसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा, सवाल अभी किसी ने पूछा कि सर हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल ले लें क्या, कौन सा ऑप्शनल ले लें। तो मैं एक बात बताऊंगा कि देखिए बच्चों, ऑप्शनल किसी के कहने पे मत लेना। ठीक है, कोई कह दिया कि बहुत सरल है, इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं, इसमें जो है वो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो ये सब चीजें कोई नहीं होता। मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2-3 चीजें बता देता हूँ, 2-3 चीजों के उस पर अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं आप। पहला कि भाई सबसे पहली बात तो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ये जो आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल जो है वो याद रखिएगा कि बहुत मतलब काफी नंबर, यानी आपके मेंस की परीक्षा में एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके सक्सेस के लिए। ठीक है, तो भारत में याद रख, तो अगर आपको ऑप्शनल लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए, जो मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल मानना है कि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना जरूरी है। और इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? ऑप्शनल हो सकता है आपका कभी सब्जेक्ट रहा हो, अगर मान लीजिए हिस्ट्री ले रहे हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा और आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, आप हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, आप समझ कि घंटों घंटों आप उसे पढ़ सकते हैं, तो आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, और जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा नंबर आपके नहीं आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि उसको घंटों घंटों पढ़ने की आवश्यकता होगी, और घंटों तभी आप पढ़ सकते हैं जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। तो पहला मैं क्राइटेरिया मानता हूं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा जो इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या उसके जो मटेरियल है, जो अच्छा अगर ऑप्शनल आपका पहले से ही कोई ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है और अगर वो ऑप्शनल आप लेते हैं तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट भी है, प्लस आपका ऑप्शनल जो है वो जो आप ले रहे हैं वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में भी रहा है, आपको समझ में भी आता है, तब तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, तब तो फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तब तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं। तो पहला मैं क्राइटेरिया मानता हूं कि आपका जो भी ऑप्शनल लीजिए उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया मैं मानता हूं कि जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मतलब कि आपने मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लिया आपने, जो है वो मैथमेटिक्स ले लिया, अगर आपके आसपास जो है उसके कोचिंग उपलब्ध नहीं है, उसका मटेरियल उपलब्ध नहीं है, उस आपका इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन बात यह है कि उसके यूपीएससी के लेवल का जो मटेरियल होता है जिसे आप पढ़ सकें, कोई टीचर होता है जिसे आप पढ़ सकें, वो अवेलेबल ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है उस सब्जेक्ट का, तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है। तो दूसरा क्राइटेरिया मैं मानता हूं कि आपके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लासेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टीचर गाइडेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज है तो फिर ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरी जो चीज है, मतलब मैं मानता हूं कि बहुत कंफर्म, मतलब ये नहीं है कि 100% ये होना ही चाहिए, लेकिन अगर तीसरी जो चीज मैं क्राइटेरिया मानता हूं कि अगर वो आपका ऑप्शनल आपके जीएस पेपर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अगर वो ऑप्शनल की वजह से आपके जीएस में भी एक सब्जेक्ट पढ़ने, मतलब अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो जीएस के सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको अगर आप ऑप्शनल की तरह से लेते हैं तो उसका इंपैक्ट आपको एसए में या फिर आपके जीएस के पेपर में पड़ता है, यानी उसको उसमें वो आपकी मदद करता है, तो डेफिनेटली वो आप पर एक तरीके से ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा वाला मतलब कंपलसरी नहीं है कि तीसरा वाला जो है वो 100% जो है ये हमें देखना ही पड़ेगा कि हमें वही पेपर सब्जेक्ट लेना है जो कि हमारे जीएस पेपर में कंट्रीब्यूट करे, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। लेकिन जो दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा वाला कि आपके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या टीचर की या गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और तीसरा जो है वो है कि अगर जीएस पेपर में कंट्रीब्यूट करे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तीन क्राइटेरिया पर अगर आप ऑप्शनल चुनते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी ले लेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई कहता है ये सबसे बड़ी बेवकूफी और सबसे बड़ी, मतलब एक तरीके से कहते हैं सॉरी, मतलब कि ये बहुत बड़ा मिसगाइड लोग करते हैं आप अक्सर कि देखो ये वाला पेपर ले लो, इसमें नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, अरे ये वाला ले लो पेपर, इसमें नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। बेटा ये कभी भी कुछ नहीं, हर सब्जेक्ट में सिलेक्शन होता है। लोग मैथमेटिक्स लेकर और बहुत सारे जो है वो आपके सब्जेक्ट जो ये होते हैं, भाषा वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको लेकर जो है वो टॉप करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर नहीं आते हैं, बस जिस ऑप्शनल को आप लेते हैं उसमें आपको सबसे टॉप पर, मतलब आपसे अच्छा ऑप्शनल किसी का तैयार नहीं होना चाहिए। जो भी ऑप्शनल देश भर में, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस ले रहा है, तो अब वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन अगर ले रहा है तो मतलब ये आप समझ लें कि आपको देश में सबसे अच्छा, जितने भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें सबसे अच्छा पीएसआईआर आपको आना चाहिए। ये आप अपने आप को रखिए कि मुझे बेस्ट अपने आप को उसमें क्रिएट करना है। बेस्ट रहेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी जो है मैं ये कोई बेस्ट ऑप्शनल नहीं, चांदनी की हिंदी लिटरेचर इज बेस्ट ऑप्शनल है, नहीं भाई, ये मैं नहीं मानता हूं। किसी भी सब्जेक्ट कोई भी बेस्ट ऑप्शन, सारे के सारे बेस्ट ऑप्शनल है, ठीक है, और सब कुछ बेस्ट ऑप्शनल की तरह है। नाभिकीय नैन्सी पांडे एफबीआर को नाभिकीय विखंडन का उदाहरण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन की तरफ। नाभिकीय संलयन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, अभी तक हम लोग नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, अब हम लोग नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि नाभिकीय संलयन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें दो जो है वो एटम, दो परमाणु जो है आपस में जुड़ने चाहिए और उसके बाद जुड़कर वो ऊर्जा हमें देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, जैसा आपको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन जो है उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी समस्थानिक होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, 1H1 होता है, दूसरा समस्थानिक होता है 1H2 और तीसरा समस्थानिक होता है 1H3। यानी कि हाइड्रोजन के ये तीन रूप जो है ये प्रकृति में पाए जाते हैं। एक 1H1 होता है, एक 1H2 होता है और तीसरा 1H3 होता है। ठीक है, इसमें जो ये दो रूप होते हैं 1H2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1H2 और जो दूसरा रूप, तीसरा रूप होता है 1H3, ये दो रूप है ना 1H2 और 1H3, ये जब आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में इनका संलयन होता है, आपस में जब ये जुड़ते हैं तो ये हीलियम में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? हीलियम में बदल जाते हैं। और हीलियम में जब बदलते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन निकलता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, हम लोग जो विखंडन की प्रक्रिया थी उसमें क्या था, यूरेनियम 235 को तोड़ते थे, उनके टूटने से ऊर्जा निकलती थी, और यहां पर हाइड्रोजन के जुड़ने से ऊर्जा निकल रही है। तो विखंडन में और संलयन में फर्क क्या है? विखंडन में टूटने से ऊर्जा निकलती है, जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा, और संलयन में क्या होता है कि जुड़ने से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ये दो समस्थानिक 1H2 1H3 जब आपस में जुड़ते हैं तो ये हीलियम में बदलते हैं, न्यूट्रॉन निकलता है और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऊर्जा निकलती है। इतनी अमाउंट ऑफ ऊर्जा निकलती है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को अगर आपस में जोड़ा जाए, 1 ग्राम, जरा सोचो, रेत के दाने के बराबर, रेत के दाने के बराबर अगर हाइड्रोजन को आप जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को आपस में फ्यूज करते हैं आप, 1 ग्राम, सोचिए रेत के दाने के बराबर अगर हाइड्रोजन को आपस में जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि उतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको 40 टन कोयला जलाना पड़ेगा। जरा इमेजिन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 40 टन कोयला जलाओगे तो जितना ऊर्जा प्राप्त होगी वो सिर्फ एक रेत के दाने के बराबर यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी। जरा इमेजिन करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या मतलब क्या इस ऊर्जा की ताकत है। ठीक है, हाइड्रोजन की जो ऊर्जा है उसकी ताकत क्या है, संलयन ऊर्जा की ताकत क्या है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम जब हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिकों को जोड़ेंगे तो उसकी ऊर्जा की बराबरी 40 टन कोयले के बराबर होगी। और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके से
मतलब किसी भी तरीके से जो है वो एक तरीके से पोल्यूशन भी नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें 40 टन जब कोयला जलाओगे तो 40 टन जो है कोयला जो है वो पता नहीं कितना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, मीथेन क्या कहते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस निकालेगा, पोल्यूशन भी होगा। तो बच्चों इतना ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है परेशान किस बात से को लेकर है, दुनिया में जो परेशान वो इसी बात से है कि कैसे हम हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करना सीख जाएं, कैसे संलयन से ऊर्जा प्राप्त करना सीख जाएं। तो संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो बच्चों तो सब आप लोग सोचते होंगे कि यार संलयन से जब इतनी ऊर्जा सर बता रहे हैं तो संलयन से ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त करते, क्यों ऐसी बात है कि ये ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन तो हर जगह मौजूद है, पानी में भी हाइड्रोजन है, हवा में भी हाइड्रोजन है, हर जगह से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, हर जगह से हाइड्रोजन निकालकर और संलयन करना शुरू कर दो और इतनी ऊर्जा प्राप्त हो कि पता लगा ये सब जो हम लोग दुनिया भर का तामझाम लगाए हुए हैं बिजली बनाने का सब खत्म हो जाए, ठीक है। हो सकता है नहीं हो सकता है। तो अब बात ये आ जाती है बच्चों, ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि अब सवाल ये उठता है कि सर संलयन से जब इतनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है कि अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम इतने ज्यादा ऊर्जा निकालता है कि उसकी बराबरी 40 टन कोयले के बराबर होती है, तो सर इससे ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हमने तो कहीं नहीं सुना कि हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन का रिएक्टर बनाया गया, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आखिर क्यों नहीं लोग कर रहे हैं। तो सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्यों नहीं कर पाते हैं। अब थोड़ा सा अपना दिल थाम लीजिए, ठीक है, अपना दिल थाम लीजिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी, तब आपको मजा भी आएगा क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है 1s2 1s3, इनको आपस में जोड़ने के लिए इनको पहले हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो हमारे पदार्थों का जो चौथा एक स्टेज होती है, चरण होता है, उसमें बदलना पड़ेगा। पदार्थ आप अपने आसपास जो भी कुछ चीज देखते हैं वो 3 रूप में होती है। एक होता है, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छी तरीके, होलिका सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा, जितने लोग भी सुनिएगा कि आप यहां पर सुनिएगा कि अगर अपने आसपास जो भी आप पदार्थ देखते हैं या तो वो ठोस होता है, या तो वो तरल होता है, या तो वो जो है वो आपका गैस होता है। तो अपने आसपास जो भी पदार्थ हम लोग देखते हैं वो 3 प्रकार का होता है, या तो ठोस होता है, या तो तरल होता है, या तो वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो वो गैस होता है। यही 3 प्रकार के पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चौथा स्टेट भी है हमारे पदार्थों का जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें सारे का सारी चीजें जो है वो आयनिक उसमें बदल जाती है, आयन में बदल जाती है, चार्ज पार्टिकल में बदल जाती है, यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज बचपन में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज धनावेशित ऋणावेशित हो जाते हैं। तो जब हमारी जो भी पदार्थ होती है उनकी चौथी जो अवस्था होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था होती है पदार्थों की, जो आमतौर पर नहीं पाई जाती है। आमतौर पर हम कोई भी पदार्थ देखते हैं तो वो तो या तो ठोस होता है, या तो गैस होता है, या तो वो द्रव होता है। लेकिन जो चौथा स्टेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा की, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा स्टेट में जब ये जो हाइड्रोजन है ये तब आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जो है वो तब आपस में जुड़ते हैं जब ये अपनी प्लाज्मा स्टेट में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, प्लाज्मा स्टेट में, यानी कि पदार्थों की ये चौथी अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक है, चौथी अवस्था में। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको हाइड्रोजन को प्लाज्मा में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा बच्चों, प्लाज्मा में बदलना पड़ेगा। और प्लाज्मा में बदलने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होगी, जो तापमान की आवश्यकता होगी इसको प्लाज्मा में बदलने के लिए क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, समझिएगा। हाइड्रोजन को आपस में जोड़ने के लिए पहले इसको प्लाज्मा में बदलना पड़ेगा, और प्लाज्मा में बदलने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो जानते हो कितनी होती है, 150 डिग्री सेल्सियस। नहीं, 150 डिग्री सेल्सियस होता तो तुम सब बना लेते अपने घर पर एक हाइड्रोजन का जो है वो हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेते, अपने घर में भट्टी बना लेते। बच्चों प्लाज्मा में बदलने के लिए 150 डिग्री नहीं बल्कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान जब तुम दोगे तब जाकर हाइड्रोजन प्लाज्मा में बदलेगा और तब दोनों आपस में फ्यूज होकर हीलियम में बदलेंगे और फिर ऊर्जा प्राप्त होगी। आप जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, 150 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा बता दे रहा हूं कि 1 मिलियन में होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख। और यहां 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी, ठीक है, मिलियन डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर की जरूरत होगी इसको हाइड्रोजन को प्लाज्मा में बदलने के लिए। और जब ये प्लाज्मा में बदलेगा, एक दूसरे से टकराएगा, एक दूसरे से जुड़ेगा, जुड़कर हीलियम में बदलेगा, हीलियम में बदलने के बाद इसमें न्यूट्रॉन निकलेंगे और फिर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जितनी ऊर्जा मैंने आपको बताई थी। अब जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि इतना ज्यादा तापमान, जी सर इतना ज्यादा तापमान, और इतना तापमान क्रिएट किया भी जा सकता है, एक्सपेरिमेंट इनका किया भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है मेरे प्यारे बच्चों कि इस तापमान को आप किस रिएक्टर में मतलब इसको क्रिएट किस रिएक्टर में करेंगे। मान लीजिए आप लोहे से बना देते हैं तो लोहा भी इतने तापमान में गल जाएगा, शीशे से कर देते हैं शीशा भी इतने तापमान में गल जाएगा। दुनिया का कोई भी चीज से मटेरियल से आप जो है रिएक्टर बना दीजिए, परमाणु रिएक्टर बना दीजिए, वो कभी भी जो है इतने तापमान को सह नहीं सकता। तापमान हम क्रिएट कर लेंगे, तापमान बहुत सारी ऐसी तकनीकें जिनकी मदद से हम इतना तापमान क्रिएट कर सकते हैं, किया भी हमने। लेकिन इतना तापमान क्रिएट करने के बाद उसको किस जगह पर उसको सस्टेन करेंगे, रिएक्टर किस चीज से बनाएंगे कि पता लगा इतना तापमान वो सह सके। वो तापमान, इतने तापमान में तो बड़ी से बड़ी चीजें जो है पिघल जाएंगी। तो बात समस्या इस बात की है। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन से हीलियम में ऊर्जा प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नामुमकिन कुछ नहीं होता, नामुमकिन कुछ नहीं होता। मुश्किलें जरूर होती हैं लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो इसको कैसे मुमकिन किया जा सकता है और कैसे मुमकिन किया जा रहा है, ठीक है, अभी पूरा तरह से नहीं लेकिन फिर भी किया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा कि कैसे ये काम किया जा रहा है। पहले से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन से कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और फिर उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता किस चीज की है, हाइड्रोजन को प्लाज्मा में बदलने की। और प्लाज्मा में बदलने के लिए कितने तापमान की जरूरत है बच्चों, ठीक है, लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इतना तापमान, ठीक है, हाँ, तो प्लाज्मा में नहीं बदलोगे तो नहीं होगा, प्लाज्मा में नहीं बदलोगे तो नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्लाज्मा में नहीं बदलोगे तो नहीं होगा। तो अब यहां पर सारी बातें, तो अब मेरे प्यारे बच्चों की इसको वैज्ञानिकों ने सोचा कि कैसे प्लाज्मा में कैसे ये काम किया जाए, मतलब कि कैसे इतना रिएक्टर करने के लिए कुछ करते हैं भाई। ऐसे हार तो नहीं मान सकते ना, हार तो नहीं मान सकते हैं।
तो अब हार नहीं मान सकते हैं, तो अब प्लाज्मा, तो हम लोग कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी करने के लिए बच्चों एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ITER प्रोजेक्ट, ITER प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ITER प्रोजेक्ट जो है वो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, एक ऐसा रिएक्टर, समझ रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, अब बहुत अच्छे से ध्यान दिया। मैंने क्या समस्या बताई बच्चों, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जो लोग ठंडी के मारे उनका दिमाग सुन्न पड़ गया है और उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपने आप को 2-4 थप्पड़ मारें, जिससे गर्म हो जाए, वो थोड़ा सा खून की रफ्तार बढ़ने की जरूरत है। या तो आप अपने माता पिता का नंबर दें, माता पिता को मैं सीधे फोन करके दूं कि सुबह उठते 2-4 चपाट धर दिया करें। जैसे ठंडी में क्या होता है ना, जब टेम्परेचर, जब देखो जैसे इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, ये आपका हाइड्रोजन के समस्थानिकों को आपस में जोड़ने के लिए, हीलियम में परिवर्तित करने के लिए, फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें तापमान की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही तुम लोगों के शरीर को, दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए भी तापमान की आवश्यकता होती है। और ये तापमान तब बढ़ेगा, तापमान जब बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से हमारे जो रग होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, उन नसों में खून का रफ्तार बढ़ जाता है। तो जब तापमान बढ़ता है तो खून जो है हमारी नसों में तेजी से बहने लगता है और फिर उससे क्या होता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, पूरा बिल्कुल यस एनर्जेटिक हो जाते हैं। और आजकल पड़ रही है ठंडी, तो खून जो है ठंडी की वजह से खून आपकी रगों में, आपकी नसों में खून की रफ्तार थोड़ा धीमी है, इसलिए आपका शरीर भी ठीक से काम नहीं करता और दिमाग भी नहीं करता। तो सुबह सुबह डंडा जो है वो तेल में भिगो के रखा जाए, प्रॉपर जो वो होता है कड़वा तेल, उसके अंदर भिगो के रखा जाए और सुबह सुबह उठते ही 2-4 डंडे अपने माता पिता से कहिए लगाएं जम के, पूरा खून की रफ्तार पूरा दौड़ जाए पूरे शरीर में सेहरन हो जाए। और फिर उसके बाद देखो पढ़ाई करने बैठो, मजा ना आए तो पैसे वापस बैठो, तब फिर मजे से पढ़ने के लिए बैठोगे जब, तो फिर लगेगा सलीम सर जो पढ़ा रहे हैं वो कितना समझ में आ रहा है, वो कितना मजेदार आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2, 4, 5, 10 है, इनको तो जरूरत है, ठीक है। इनको चाहे जितनी बार समझा लो, 10 बार समझा लो, तो 10-11वीं बार पूछते हैं अच्छा तो पूरी रामायण तो खत्म हो गई, ये सीता जी कौन थी यही नहीं समझ में आया। तो बात समझ, जिनके लिए रामायण पूरी क्रिएट हो गई, तो बात यही बात है। तो इसलिए आप लोगों को जरूरत है, मैं सीरियस हूं, आई एम सीरियस। अगर माता पिता आपके सुन रहे हैं तो ये सब दुलारना पुलारना कोई काम नहीं आएगा। आज तक मैंने जितने बच्चे सफल देखे हैं, बिना लात खाए, बिना मार खाए, बिना डंडा खाए वो बढ़े नहीं है, या बिना हड़काए गए, मतलब जब तक उन्हें डांटा नहीं गया है तगड़े से, क्लास उनकी नहीं लगाई गई है, या डंडे से पीटे नहीं गए, बेल्ट से पीटे नहीं गए, तब तक वो बड़े आदमी बन नहीं पाए। तो ये दुलारना उलारना जो हम लोगों ने शुरू किया है, मेरे हिसाब से अभी तक मतलब मिडिल क्लास जो जनरेशन है हमारे इंडिया में, वो उनके बच्चों को तो मैंने सफल होते नहीं देखा इससे। हाँ, बड़े लोगों के, जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ दुलारना उलारना चलता है, तो फिर उनके लोगों का सपोर्ट रहता है, तो उनके यहाँ चल जाता है, ठीक है। गरीब के बच्चे अपने आप पढ़ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मिडिल क्लास इंडिया में है, इनके बच्चों को जब तक जो है बघारा ना जाए, ठीक है, जब तक इनको बघारा ना जाए, चाहे हाथ पैर से, चाहे डंडे से, चाहे डांट से बघारा ना जाए, ये करने को कुछ नहीं है। तो इसलिए इनको बहुत जरूरत है, और बहुत जरूरत है, और सर्दी में तो बेशक जरूरत है, जब तक वो गरमाए ना माहौल तब तक नहीं हो सकता है। तो अब जो है वो तो माता पिता को ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा, अगर सुन रहे हैं तो उस पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लागू करें, ठीक है। तब तक ये नहीं, तब ये पढ़ पाएंगे। अगर IAS बनते देखना चाहते हैं बच्चे को, तो ये जरूरी है, ठीक है। अरे क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर IAS का बनने का सपना भूल जाएं। कुछ लोग हमारे पिताजी जो है, हमारे पापा मम्मी नहीं कर सकते ऐसा, तो नहीं कर सकते तो फिर भूल जाएं, फिर देखा जाएगा, फिर आगे कुछ और करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखो दुनिया में, देखो ये नियम भी है ना कि जब तक तापमान नहीं मिलेगा, प्लाज्मा में नहीं बदलेगा, हाइड्रोजन में नहीं बदलेगा, ठीक है, और तब तक ऊर्जा नहीं देगा। वैसे ही जब तक डंडा नहीं बरसेगा, जब तक शरीर गर्म नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा दिमाग, एक्टिवेट नहीं होगा तो चीजें घुसेगी नहीं, और जब तक चीजें घुसेंगी नहीं तब तक ऊर्जा प्राप्त यानी कि कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो सीधा से यही वाला है कि भैया हाइड्रोजन जब तक आपस में जुड़ेगा नहीं, तब तक हीलियम में नहीं बदलेगा, हमें ऊर्जा नहीं देगा, जितनी ऊर्जा की बात कर रहे थे, और वो तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक पहले उसको आप ऊर्जा नहीं देंगे, यानी तापमान नहीं देंगे, सीधा। वैसे ही तुम सब भी हो, तुम तब तक एक्टिवेट तुम्हारा दिमाग नहीं होगा जब तक कि तुम्हें बाहर से गरमाया ना जाए। बाहर से गरमाने का कई तरीके के मेथड्स हैं, उनको अपनाया जाएगा, आप जो है वो एक्टिवेट हो जाओगे, और जब आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा तो इसी से ऊर्जा प्राप्त, उसके बाद आप काम करोगे, चीजों को ग्रैस्प करोगे, और उसके बाद फिर आपको कामयाबी मिलेगी। वहां पे IAS है, ये ऊर्जा की जगह पर लिख लेना IAS, ठीक है, ये IAS हो गया, ठीक है। तो ये IAS तभी मिल सकता है जब तक कि तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट ना हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें। चलो तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या बताया, अब मजाक से अलग हटके इधर देखिएगा। तो यहां पर मामला क्या है कि तापमान 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंचाओगे तो प्लाज्मा में बदलेगा क्या, हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन प्लाज्मा में बदलेगा तो ये हीलियम में बदलेगा, और जब हीलियम में बदलेगा हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक आपस में जुड़ेंगे, ये हीलियम में बदलेंगे, ऊर्जा में देंगे, ऊर्जा हमें देंगे, ठीक है। तो ये बात बच्चों याद रखिएगा, ये बात आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल, तो ये 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान तो हम क्रिएट कर लेंगे। समस्या इस बात की थी कि तापमान तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इसको बनाएंगे किसमें, यानी ये सारा का सारा कौन सा रिएक्टर किस चीज से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टर जिस मटेरियल से आप बनाने की कोशिश करेंगे वो सारा का सारा गल जाएगा, सारा का सारा इतना तापमान बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे बनेगा। तो इसी को देखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग से एक रिएक्टर बनाने की परियोजना स्टार्ट की गई, जिसका नाम क्या था बच्चों, ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इस परियोजना की शुरुआत जो की है वो किसने किसने की है, सबसे पहले US अमेरिका ने की, अमेरिका के साथ रशिया ने, ठीक है, रशिया ने इसका साथ दिया, रशिया के साथ साथ फिर साथ में जापान आया, ठीक है, जापान आया, फिर जापान के बाद जो है वो यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन, EU का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय संघ जिसे आप लोग बोलते हैं। फिर यूरोपीय यूनियन के बाद आया कौन, इसके बाद आया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ने कहा हमको भी साथ ले लो, फिर साउथ कोरिया के साथ आया चाइना, ठीक है, चाइना आया, और फिर चाइना के बाद आया भारत, इंडिया, ठीक है। तो इतने देशों ने मिलकर इस परियोजना की शुरुआत करी, US, रशिया, जापान, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जिसमें मिलकर क्या करने जा रहे हैं,
ठीक है। मिलकर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मिलकर हम लोग करने जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाने जा रहे हैं जहां पर हम फ्यूजन से एनर्जी प्राप्त करेंगे। ठीक है, संलयन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्टर को बनाया कहां जा रहा है, स्थान कहां है, इस रिएक्टर का स्थान कहां पे है, कहां पे बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसको बनाया जा रहा है सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह पर। सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस, सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह है। ये जो जगह है वो फ्रांस में है। कहां पर है बच्चों, फ्रांस में। तो इस रिएक्टर को कहां बनाया जा रहा है, सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह है, फ्रांस में, वहां बनाया। अब कहेंगे सर फ्रांस तो इसका भाग है ही नहीं, तो कैसे बना रहा है बच्चों, ये फ्रांस जो है जो यूरोपीय यूनियन का भाग है और यूरोपीय यूनियन इस पूरी परियोजना में सहयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें। अब ये जो सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह पर बनाया जा रहा है ये रिएक्टर, ये इसका जो कार्यक्रम है आज 20 सालों से 20-25 सालों पहले से शुरू किया गया और आगे अभी इस पर काम चल रहा है, लगातार इसमें काम चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर इस रिएक्टर को एक तकनीक से बनाया जाएगा जिसे टोकामैक कहते हैं। ठीक है, क्या तकनीक का नाम है, टोकामैक। इस रिएक्टर को टोकामैक रिएक्टर भी कहा जाता है और इस टोकामैक रिएक्टर को बनाने का काम इस वक्त पूरी यहां पर चल रहा है। अब इस टोकामैक रिएक्टर को सर बच्चों बनाएंगे कैसे, क्या किया जा रहा है इसके अंदर किया ये जा रहा है कि एक छोटी सी टनल बना रहे हैं। ठीक है, कुछ मीटर व्यास की एक टनल बनाई जा रही है, ऐसी टनल बनाई जा रही है। ठीक है, और इस टनल को चारों तरफ से, ध्यान दीजिएगा क्या दिमाग लगाया है, देखिएगा आप लोग, मजा आएगा आप लोगों को। तो इस टनल को मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी की पूरी टनल को इन लोगों ने क्या किया है, हाई पावर, बहुत ज्यादा पावरफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनसे चारों तरफ से घेर दिया है। हाई पावरफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनसे क्या किया गया है, इसको घेर दिया गया है। ठीक है, घेर दिया गया है। अब ये जो पावरफुल, ये क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल विद्युत चुंबक हैं जो इसमें लगाए गए हैं, चुंबक लगाए गए हैं। ठीक है, ये जो है आपकी टनल है, टनल का मतलब एक तरीके से मतलब ट्यूब जैसा टोकामैक है। ठीक है, रिएक्टर टनल है, ये विद्युत चुंबक लगाए गए हैं। अब इसमें देखो बच्चों दिमाग क्या लगाया गया, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि आपको अगर चारों तरफ से एक ही प्रकार से विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, तो अगर कहीं कोई भी चीज अगर आप देखें, लोहे की कोई चीज ले लीजिए और अगर नीचे से चुंबक उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर उतना ही पावरफुल चुंबक ऊपर लगा दिया जाए तो ये ना नीचे जा पाएगी ना ऊपर जा पाएगी, बल्कि बीच में लटक जाएगी। ना अगर दाएं से भी उतना ही चुंबकी बल लग रहा है तो इधर की तरफ ना जा पाएगी और बाएं की तरफ, यानी चारों तरफ से जब एक ही प्रकार का चुंबकीय बल लगेगा तो जो बीच में चीज होगी जो चुंबकत्व से आकर्षित होती है तो वो क्या होगी, ना ऊपर जा पाएगी ना नीचे जा पाएगी ना दाएं जा पाएगी ना बाएं जा पाएगी, बल्कि बीच में ही रह जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझ लीजिए, जिन लोगों का दिमाग एक्टिवेट नहीं हुआ है वो भी फिर से समझ लें। मैंने क्या बताया, चारों तरफ से चुंबक लगे हुए हैं और चुंबक एक ही पावर के हैं, तो ऊपर से चुंबकीय जो बल लगेगा किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जब ऊपर की तरफ आकर्षित करेगा तो नीचे वाला उसको नीचे की तरफ आकर्षित करेगा, दाएं वाला दाएं की तरफ करेगा, बाएं वाला बाएं की तरफ करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ना ये चीज ऊपर जा पाएगी ना नीचे जा पाएगी ना दाएं ना बाएं, क्योंकि चारों तरफ से एक ही चुंबकीय बल लगा है, तो ये ना ऊपर जा पाएगी ना नीचे जा पाएगी ना दाएं ना बाएं, बल्कि बीच में ही लटकी रहेगी। बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो भी चीज बीच में होगी वो बीच में ही लटकी रहेगी। तो यही चीज इसमें दिमाग में लगाई गई है टोकामैक रिएक्टर के अंदर बच्चों, कि टोकामैक रिएक्टर के अंदर ये लोग क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिनकी मदद से ये प्लाज्मा क्रिएट करेंगे और ये जो प्लाज्मा क्रिएट होगा ये विद्युत चुंबक की वजह से, जो बहुत पावरफुल विद्युत चुंबक की वजह से क्या होगा बच्चों, कि ये बहुत पावरफुल विद्युत चुंबक की वजह से क्या होगा, बीच में ही क्रिएट होगा। ठीक है, कहां क्रिएट होगा, बीच में ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब बीच में ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला चुंबक ऊपर की तरफ खींचेगा, नीचे वाला नीचे की तरफ, दाएं बाएं चारों तरफ एक ही चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, तो ये बीच में क्रिएट हो जाएगा। जब बीच में क्रिएट हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, जो इतना ज्यादा टेंपरेचर होगा, जब इसकी दीवार से लगेगा ही नहीं, ये जो टोकामैक रिएक्टर इसकी दीवार से लगेगा ही नहीं, तो दीवार को गला भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर दीवार से लगेगा प्लाज्मा तभी वो गलेगी। लेकिन अगर जो है प्लाज्मा जो क्रिएट हो रहा है बीच में ही लटका रहे और दीवार से चिपके ही ना, दीवार से लगे ही ना, तो दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया है, पहले एक टनल बनाई जाएगी और उस टनल के अंदर, टनल को चारों तरफ से बहुत ही हाई पावरफुल विद्युत चुंबक से इसको घेर दिया जाएगा। विद्युत चुंबक जो है वो क्या करेगा, प्लाज्मा जो इसमें क्रिएट किया जाएगा उस प्लाज्मा को बीच में ही क्रिएट कर देगा, मतलब बीच में लटका देगा। और ये सारा का सारा प्लाज्मा इतने टेंपरेचर से क्रिएट होगा, इस टेंपरेचर से जब क्रिएट होगा तो ये बीच में ही लटका रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना दाएं ना बाएं, जिसकी वजह से इसकी दीवार जो है वो गलेगी नहीं। ठीक है, गलेगी नहीं। हाँ, इस प्लाज्मा से ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्लाज्मा की वजह से जो ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी ही छोटी सी ट्यूब बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पानी डाला जाएगा, यहाँ से पानी इससे गुजारा जाएगा। तो अब ये जो प्लाज्मा क्रिएट हुआ है जो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान का है, तो ये जो प्लाज्मा क्रिएट हुआ है ये अपना रेडिएशन यानी कि एक तरीके से ऊष्मा निकालेगा। ये ऊष्मा क्या करेगी, जब इधर से पानी गुजारा जाएगा ट्यूब के जरिए, तो ये ऊष्मा इस ट्यूब को गर्म करेगी। इस ट्यूब में रखा हुआ पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा, जब यहाँ से पानी गुजारा जाएगा तो ये पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होकर इधर से जलवाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों, जलवाष्प निकलेगी। और जब ये जलवाष्प निकलेगी तो यहाँ पर जो टरबाइन होगी उस पर पड़ेगी और टरबाइन फिर घूमेगी और फिर उसके बाद बिजली पैदा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाए, क्या जबरदस्त तरीके का जुगाड़ बनाया गया है कि पहले टोकामैक एक टनल बनाई गई, उस टनल के अंदर विद्युत चुंबक से इसको घेर दिया गया, फिर इसमें प्लाज्मा क्रिएट किया गया। प्लाज्मा जो है दीवार को नुकसान न पहुंचाए इसलिए बीच में क्रिएट होगा ये प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा से निकलने वाली ऊष्मा यहाँ से टनल से इस ट्यूब से गुजरते हुए पानी को गर्म करेगी, गर्म होकर के इसे जलवाष्प में बदलेगी, जलवाष्प टरबाइन पर गिरेगी और टरबाइन जब घूमेगी तो इससे क्या होगा, बिजली पैदा होगी। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक ऐसा रिएक्टर बनाया जा रहा है जो बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिस पर काम किया जा रहा है। और फाइनली अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम क्या करेंगे कि नाभ की संलयन विधि के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करना सीख जाएंगे, ऊर्जा प्राप्त करना सीख जाएंगे और फाइनली जो है हम लोग जो है वो इसमें सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा जो तरीका, ये सारा का सारा जो रिएक्टर बनाया जा रहा है इसे टोकामैक रिएक्टर के नाम से जाना जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर मुझे लगता है कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि प्लाज्मा दीवार को नुकसान पहुंचाए इसके लिए इसको बीच में क्रिएट किया जाएगा, इससे प्राप्त ऊष्मा से पानी को गर्म किया जाएगा, पानी को जलवाष्प में बदलकर हम क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। टरबाइन घुमाएंगे और टरबाइन घुमाकर ऊर्जा प्राप्त करेंगे। टरबाइन के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया कि टरबाइन एक ऐसी युक्ति होती है जब वो घूमती है तो उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसको घुमाने के लिए आप चाहे तो इसको अपने हाथ से घुमा
घुमा दीजिए, चाहे तो जलवाष्प जो होती है ना, जो वो जलवाष्प जब इसके ऊपर प्रेशर डालती है तो उसकी वजह से पानी से निकलने वाली जलवाष्प इसको घुमाए, कैसे भी टरबाइन घूमेगी बिजली पैदा होगी। यहाँ पर जलवाष्प की मदद से हम टरबाइन को घुमाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम परमाणु रिएक्टर यानी कि संलयन ऊर्जा से प्राप्त जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर सकें, संलयन ऊर्जा की मदद से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई कि कितना जबरदस्त तरीका बनाया है इन्होंने कि प्लाज्मा भी क्रिएट कर लो और प्लाज्मा जो है हमारे रिएक्टर को नुकसान भी ना पहुंचा पाए क्योंकि बीच में लगता है, और साथ ही साथ उसकी ऊष्मा से पानी को गर्म करके जलवाष्प निकालकर और ऊर्जा प्राप्त कर लो। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात समझ में आ गई? अरे हाँ से कितनी देर तक घुमाओगे, तो मैं मजाक कर रहा हूं। और इसी रिएक्टर को हम लोग टोकामैक रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मुस्कान। ठीक है, इसको प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स पर आप लोग मत जाइए कि कैसे इसको क्रिएट करेंगे, बहुत सारी टेक्निक है जो जिसमें इतने टेम्परेचर को क्रिएट किया जा सकता है। टरबाइन एक मशीन होती है दुर्गेश भाई, जो कि जिसके घूमने से बिजली पैदा होती है, ये पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। तो नोट कर लिया बच्चों, ध्यान से नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों कि क्या किया जाएगा। तो बस आपको ये सब समझाना नहीं है, मैं आपको ये तो समझाने के लिए क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, इतना समझदार हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बात आपको समझा दी। बाकी जो है आपकी किताबों में बस इतना लिखा हुआ है कि टोकामैक रिएक्टर बनाया जाएगा। टोकामैक रिएक्टर बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं कैसा होता है, कैसे काम करता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, आपको समझा। बाकी आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इतना टेक्निकल चीजें बताएं। फिर भी अगर आप जानते हैं तो ये शानदार बात है, बेहतरीन बात है, और लगे कि डॉक्टर सलीम सर के बच्चे हैं आप, डॉक्टर सलीम सर के जो है स्टूडेंट है, तो आपके अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने सब बातें आपको समझाई। बाकी आपके लेवल पर ये आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप इसके टेक्निकल पॉइंट्स को बताएं, ठीक है, लेकिन आपको अगर ये बातें समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो इंटरनेशनल मैंने क्या बताया कि हम लोगों को संलयन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? आईटीआर प्रोजेक्ट की। आईटीआर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। किसने शुरू किया है? यूएस, रशिया, जापान, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया। स्थान कहां पर है? इस रिएक्टर को बनाया कहां जा रहा है? सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह पे, जो कि फ्रांस में है। कैसा रिएक्टर है ये बच्चों? टोकामैक रिएक्टर है। टोकामैक रिएक्टर में हम प्लाज्मा 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्रिएट करके हम उसकी मदद से जो है जल को जो है वो गर्म करके उससे जलवाष्प पैदा करेंगे और जलवाष्प की मदद से हम टरबाइन को घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे बच्चों? टरबाइन को घुमाएंगे। ठीक है, और घुमाकर बिजली विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम मैंने बनाया है। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो सीधी सी बात देखो, एक मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन पर बनाया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में जब जुड़ेंगे, जुड़कर ये क्या करेंगे? हीलियम में बदलेंगे, हीलियम से हीट पैदा होगी और हीट से क्या निकलेगी? जलवाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? यहाँ पर जलवाष्प निकलेगी, और ये जो जलवाष्प होगी यही जलवाष्प क्या करेगी? टरबाइन को घुमाएगी और बिजली पैदा होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसी तरीके को, ये रिएक्टर है, ऐसे देखो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये रिएक्टर है, ये ऐसे पूरा टनल है, ये देखिए बच्चों, ये पूरी की पूरी ऐसी टनल बनाई जाएगी और टनल के बीच में ये जो आपको रेडिश कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये प्लाज्मा क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मा क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसी टनल होगी और चारों तरफ से इसको हमने विद्युत चुंबक से घेर रखा है। ये सब विद्युत चुंबक आपको दिख रहे हैं, विद्युत चुंबक कैसे मौजूद होगा। तो एक ये पूरी टनल होगी और इसमें विद्युत चुंबक चारों तरफ से इसको घेरे हुए होंगे, बीच में प्लाज्मा निकलेगा, ये प्लाज्मा है, और फिर इसी प्लाज्मा की मदद से हम लोग क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ठीक है, रियल में ऐसा दिखेगा, ये रियल में ऐसा, इसको ऐसे काटा गया, ऐसा बाहर से नहीं दिखेगा, ये अंदर से भी ऐसे बंद रहेगा। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ इसको करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल बात क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चीजें मैंने वहां पर समझाई उसका यहाँ पर एक चित्र के रूप में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं। बाकी जो है इसमें मैंने लिखा 24 अक्टूबर 2007 से इसकी शुरुआत हुई इस प्रोजेक्ट की फॉर्मली। वैसे तो ये 1985-86 से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन फाइनली जो हम लोगों ने ऑफिशियली 24 अक्टूबर 2007 से इसकी शुरुआत करी है। सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस नाम की जगह पर ये बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये कंट्रीज हैं, इन सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों मामला ये है कि अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, अब ये अंतरराष्ट्रीय रूप से ये प्रयास किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग आईटीआर प्रोजेक्ट की शुरुआत करें और इस तरीके से मिलजुल कर एक फ्यूजन रिएक्टर बनाएं। ठीक है, बस समझ में आ रही है? तो अब टनल बहुत सारी, उदित प्रताप सिंह, टनल बहुत सारे मटेरियल जैसे कि आपका टाइटेनियम है, साथ ही साथ जो है और भी मटेरियल से बनाई जाएगी, लेकिन उसको कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचेगा, जिसका जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया कि बच्चों ये जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया जा रहा है, ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है? ये सारे देश मिलकर बना रहे हैं, लेकिन सब अपने जितने भी देश इसमें हैं, ये सब अपने अपने देश में भी ऐसा टोकामैक रिएक्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा टोकामैक रिएक्टर बनाने का प्रयास हर देश अपने देश में भी कर रहा है। तो इसी के तहत जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा रिकॉर्ड टूटा है, और रिकॉर्ड टूटा है, और चाइना ने बच्चों 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट कर लिया अपने देश के अंदर। तो चाइना ने सारा रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए मेरे प्यारे बच्चों क्या किया? अभी हाल फिलहाल में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस अपने देश में जो टोकामैक रिएक्टर बना रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो आईटीआर प्रोजेक्ट है ये तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग से चल रहा है, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल, बहुत सारे कंट्रीज हैं वो मिलकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपने देश में भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो चाइना इसमें, साउथ कोरिया अपना काम कर रहा है, चाइना अपने देश में ऐसा काम कर रहा है, यूके अपना काम कर रहा है, सब लोग अपने अपने देश में काम कर रहे हैं। इसी के तहत चाइना ने अपने देश में एक टोकामैक रिएक्टर बनाया जिसमें 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड के लिए क्रिएट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत
बड़ी बच्चे बात है। 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड के लिए इसने क्रिएट किया चाइना ने अपने देश के रिएक्टर में, और तभी न्यूज़पेपर ने कुछ इस तरीके की न्यूज़ आपको देकर बताई जिस पे आप लोगों ने पता नहीं क्या-क्या सोचा होगा, और आपके सामने से ऐसी न्यूज़ जरूर गुजरी होगी कि दुनिया वो चीन ने चालू किया अपना सूरज असली से 10 गुना ज्यादा तेज। इस तरह से हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं इसी तरीके से न्यूज़ देते हैं, चीन ने चालू किया अपना सूरज असली से 10 गुना ज्यादा तेज। तो ये जो चाइना के बारे में ये न्यूज़ आपने सुनी थी कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया, आपने के सामने जरूर सुनी होगी या टीवी में देखा होगा। असल में कोई उसने अपना सूरज नहीं बनाया, बल्कि उसने अपना टोकामैक रिएक्टर के अंदर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट किया। उसी को हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो बढ़ा चढ़ा कर इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, मतलब क्या चीज है जो मतलब जिसके बारे में न्यूज़पेपर जो है वो छाप रहे थे। समझ में आ रही बात? तो ये इसी तरह से सूर्य से 10 गुना गर्म 35 देश 17 खरब लगाकर बना रहे हैं नया सूरज। ये जो न्यूज़ थी ये किसके लिए है? ये जो है आपके आईटीआर जो प्रोजेक्ट मैंने समझाया उसके लिए है। इसी तरीके से एक न्यूज़ है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक फ्रांस में दिखाएगा जलवा, धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना ज्यादा है ताकत। ठीक है, ये भी वही आईटीआर प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस तरीके की जो न्यूज़ जो आप लोग बिल्कुल सुनते ही बिल्कुल मतलब भगा जाते होंगे, अरे यार ये कैसा न्यूज़ है, इतनी खतरनाक न्यूज़ है, चीन अपना सूरज बना रहा है। असल में ये न्यूज़ आईटीआर प्रोजेक्ट या थर्मोन्यूक्लियर जो आपका ये आपके टोकामैक जो रिएक्टर है जो अपने देश में लोग बना रहे हैं उसके बारे में है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। अब ये सब चीजें जब आप सुना कीजिए तो उसके पीछे की जो साइंस है वो अब आपको समझ में आ गई होगी क्या है। तो जो चाइना ने अपना रिएक्टर बनाया है उस रिएक्टर का नाम याद रखिएगा, उस रिएक्टर का नाम है बच्चों, ठीक है, उस रिएक्टर का नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। क्या नाम है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, ईस्ट नाम दिया गया है। यहीं पर चाइना ने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 101 सेकंड के लिए क्रिएट करके दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये जो टोकामैक रिएक्टर जो बनाया गया है वो चाइना का रिएक्टर का नाम क्या है? ईस्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ईस्ट नाम दिया गया है। ठीक है, ईस्ट नाम दिया गया है। और ये ईस्ट नाम का रिएक्टर का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। इसको नोट कर लीजिएगा कि चीन का अपना टोकामैक जो रिएक्टर है, ठीक है, जो टोकामैक रिएक्टर है उसका नाम क्या है? ईस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। फिर से अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। तो चाइना का या चीन का अपना टोकामैक रिएक्टर है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, जिसके अंदर चाइना ने 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट कर लिया है। ठीक है मुकेश निषाद भाई, इस पहले तो स्पेस डेक्स मोशन नहीं है, मिशन है, तो स्पेलिंग पहले तो सही लिखा कीजिए, तब तो आप पूछिए। क्लियर हो गया बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? तो चाइना का ईस्ट नाम का जो रिएक्टर है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, इसमें चाइना ने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 101 सेकंड के लिए क्रिएट किया। अब अभी हाल फिलहाल में इसी 2024 में सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके यूके ने बहुत शानदार काम किया है। और यूके का जो काम है उसको तो सुन लोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट यूरोपियन, ठीक है, ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस, ठीक है, जिसे जेट कहा गया है, ऐसा एक रिएक्टर यूके के पास। यूके का मतलब कि आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप लोग इंग्लैंड कहते हैं, जिसे आप लोग जो है इंग्लैंड कहते हैं। तो इंग्लैंड ने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस जेट नाम का जो रिएक्टर है ये यूके का है रिएक्टर, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप लोग इंग्लैंड कहते हैं। तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस नाम का एक रिएक्टर टोकामैक रिएक्टर बनाया है, और इसने, ठीक है, इसने तो सारे रिकॉर्ड ही ब्रेक कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप सुनिए क्या रिकॉर्ड ब्रेक कर लिए इसने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसने मेरे प्यारे बच्चों की आपके सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए अपने रिएक्टर में, अभी तक चाइना क्या काम कर रहा था? चाइना ने क्या किया? 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस सिर्फ 101 सेकंड के लिए क्रिएट किया है। इतना तापमान उसने सिर्फ क्रिएट किया है, उसने इतना बड़ा प्लाज्मा से बनाया है। और आपके यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए पहली बार इस दुनिया में टोकामैक टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि फ्यूजन यानी संलयन प्रक्रिया की मदद से ऊर्जा भी प्राप्त कर ली, बिजली भी पैदा कर ली। तो याद रखिएगा बच्चों, यूके ने इसी साल 2024, सॉरी अब तो इसी साल नहीं हो गया, अब तो 2025 लग गया, यानी 2024 में ही यूके ने ऐसा रिएक्टर बनाया और अपने रिएक्टर के अंदर बिजली भी प्राप्त कर ली, बिजली भी बना ली। ठीक है, वो लोग अभी टेंपरेचर क्रिएट कर रहे हैं, अभी तो उतने डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर क्रिएट कर रहे हैं, इसने बिजली भी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस नाम के रिएक्टर के अंदर चाइना, उसने यूके ने बच्चों 5.2 सेकंड के लिए अपने रिएक्टर को ऑन किया, और इस 5.2 सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर फाइनली जो है इसने बिजली जो प्राप्त करी है वो 69 मेगा जूल है। कितनी जो है? 69 मेगा जूल के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर ली, बिजली बना ली 69 मेगा जूल के बराबर। और जानते हो 69 मेगा जूल कितना होता है? 69 मेगा जूल का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, 69 मेगा जूल जानते हो कितना होता है? कि जितने आपके शहर के लगभग 30,000 घर, ठीक है, 30,000 घर बच्चों, आपके 30,000 घर जो है जो महीने भर बिजली उपयोग करते होंगे, उतनी बिजली जो है इसने क्रिएट करी। और कितने सेकंड के अंदर? 5.2 सेकंड के अंदर। और कितने ग्राम हाइड्रोजन से? हंसोगे जानकर, 0.2 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम नहीं, मिलीग्राम, ग्राम की बात नहीं हो रही है, मिलीग्राम की भी बात नहीं हो रही, 0.2 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम। अब इसको इमेजिन करिएगा, इसका अंदाजा है, 0.2 मिलीग्राम हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर 69 मेगा जूल ऊर्जा प्राप्त कर ली, जो कि आपके शहर के 20 से 30,000 घर महीने भर जो बिजली पैदा मतलब यूज करते हैं उसके बराबर वो बिजली है। अब आप सोच लीजिए क्या पावर,
क्या पावर है, बात समझ आ रही है। तो टोकामेक रिएक्टर ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस कहलाया। इसने 5.2 सेकंड के अंदर 69 मेगाजूल ऊर्जा प्राप्त करी। कितना ईंधन खर्च किया, कितना ईंधन खर्च किया बच्चों, सिर्फ 0.2 मिलीग्राम, ठीक है, कितना बच्चों, 0.2 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम जो है वो ईंधन खर्च करके 5.2 सेकंड के अंदर 69 मेगाजूल ऊर्जा प्राप्त कर ली। ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है किसने बच्चों, मतलब समझ रहे हैं आपके यूके ने। तो इसे नोट कर लीजिए और सोच के सुने दुनिया कहां जा रही है, किस लेवल पर जा रही है। मतलब हाइड्रोजन का सिर्फ 0.2 मिलीग्राम उपयोग करके कितना ऊर्जा, 69 मेगाजूल ऊर्जा प्राप्त कर ली। जरा सोचिए बच्चों, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है 2024 में। कब ये हुआ है बच्चों, 2024 के अंदर ये हुआ है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ठीक है, यूके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड इसने यहाँ किस लेवल पर जा रही है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस रूप में हुआ है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। तो नोट कर लीजिए इसको। मजा आया ये सारी चीजें जानकर बच्चों। मेगा जूल जो होता है, जूल से ऊर्जा का, ऊर्जा की जो यूनिट होती है, इकाई, मतलब ऊर्जा को जिस चीज से नापा, जैसे किलोमीटर, हम दूरी को मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही ऊर्जा को नापने की इकाई जूल होती है। बेटा इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जूल होती है, ठीक है, उसी तरह से जूल का एक बड़ा यूनिट होता है, इकाई होती है मेगा जूल, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जो है वो इतनी ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, भारत भी कुछ इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भारत अकेले बैठा हुआ है। नहीं बच्चों, भारत भी काम कर रहा है, ठीक है। वो भारत भी काम कर रहा है। भारत ने 1988 के करीब ही एक रिएक्टर बनाया था बच्चों, ठीक है, एक रिएक्टर बनाया था, टोकामेक रिएक्टर बनाया था, जिसका नाम था आदित्य। क्या नाम था बच्चों, आदित्य। तो आदित्य नाम का रिएक्टर बनाया था। कब बनाया था, ये 1986-88 के करीब ही बनाया था, जिसमें जो है वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट किया गया था 0.1 सेकंड के लिए। तो 0.1 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट किया था, ठीक है, आदित्य नाम के रिएक्टर के अंदर। आदित्य नाम का रिएक्टर बनाया गया था, ठीक है। तब से हम इस पर काम और कर रहे हैं, हम अभी इसमें और एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये बनाया कहां गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर गुजरात, ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। तो गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, नाम याद रखिएगा बच्चों, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च कहां है, ये गांधीनगर गुजरात में। वहां पर हम लोगों ने 1986-88 के करीब एक आदित्य नाम का टोकामेक रिएक्टर बनाया था, जिसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 0.1 सेकंड के लिए क्रिएट किया था। तो हम लोगों ने भी इस पर काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग अभी इस पर और प्रयास कर रहे हैं, अपने काम में और आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम अपना भी रिएक्टर कभी हो सके तो इस तरीके का रिएक्टर खुद भी क्रिएट कर पाए। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, यहां पर फ्यूजन यानी कि संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है भारत में, इंस्टीट्यूट गांधीनगर गुजरात में, और रिएक्टर का नाम क्या है, आदित्य। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 0.1 सेकंड के अंदर इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। बहुत पहले की बात है, अभी इसमें और काम क्या किए जा रहे हैं, अभी बहुत अपडेट इसके बारे में नहीं है, लेकिन इतना हुआ था। तो बात बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बात क्लियर, मजा आया सारी चीजें जानकर। मतलब आप लोगों ने लास्ट टर्न पर क्या पढ़ा, लास्ट टर्न पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग यूरेनियम से, प्लूटोनियम से को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इस बार आज हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हाइड्रोजन को जोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या दिक्कतें हैं और कहां कहां प्रयास हो रहे हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय रूप में कहां किए जा रहे हैं, और अन्य देश इस पर क्या काम कर रहे हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया। अब कुछ लोगों ने इसी हफ्ते बच्चों एक मिशन जो है इसरो ने लॉन्च किया था, स्पाडेक्स मिशन। क्या नाम था उसका, स्पाडेक्स मिशन। वैसे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो इसका स्पेलिंग भी सही नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये स्पाडेक्स मिशन कहलाया है। और ये जो स्पाडेक्स मिशन है बच्चों, ठीक है, ये स्पाडेक्स मिशन जो भारत इसरो का मिशन है, इसको लॉन्च किया है पिछले हफ्ते जो है इंडिया ने। तो इसमें क्या किए गए हैं बच्चों, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, 2 सैटेलाइट भेजे गए हैं, और इसमें वैसे और भी सैटेलाइट भेजे गए हैं, लेकिन 2 सैटेलाइट हैं। और ये जो 2 सैटेलाइट भेजे गए हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे, ठीक है, एक साथ भेजे गए हैं, और ये ऊपर लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में, आप लोगों को लो अर्थ ऑर्बिट तो पता ही होगी, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इनको भेजा गया, यानी 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये दोनों साथ में गए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये दोनों साथ से अलग हो जाएंगे, अलग होकर ये दूर चले जाएंगे, कुछ मीटर ये दूरी पर चले जाएंगे, और फिर कुछ दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से अलग होकर कुछ दूरी पर जाएंगे, और फिर ये धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में करीब लाए जाएंगे, 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 और इसके बाद दोनों को कंट्रोल्ड वे में एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे ये होगा कि कल फ्यूचर में मान लीजिए कि हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस, एक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाते हैं। अगर इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो इंडियन स्पेस स्टेशन मान लीजिए एक परमानेंट रहने की जगह आप बना रहे हैं वहां पर स्पेस में, तो वहां पर जब हम अपने अंतरिक्ष यान को भेजेंगे, यहां से मानव को अंतरिक्ष यान भेजेंगे जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, तो ये एस्ट्रोनॉट क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो कि आपके अंतरिक्ष में मौजूद होगा, उससे ये जो हमारा रॉकेट होगा जाकर जुड़ेगा, और जुड़कर क्या होगा, हमारे जो
ये अंतरिक्ष यात्री हैं वो उस स्पेस स्टेशन में चले जाएंगे। तो अब भाई सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आसमान में है, यानी कि अंतरिक्ष में है, और यहाँ से हमारा रॉकेट गया अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर, और अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया और जाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय तो हमारे जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसमें उतारेगा। लेकिन दोनों को उतारने के लिए इस रॉकेट का या इस अंतरिक्ष यान का हमारे स्पेस स्टेशन से जुड़ना जरूरी है, स्पेस स्टेशन से ऐसे जुड़ना जरूरी है, तभी तो जुड़ेगा, तभी तो हमारे इस अंतरिक्ष जो यान होगा उसे निकलकर अंतरिक्ष यात्री जो है वो हमारे इंडियन स्पेस स्टेशन में जा पाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रयास है स्पार्टेक्स मिशन, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं दो वो सैटेलाइट्स को आपस में पहले दूर भेजना, फिर दूर भेजकर बिल्कुल कंट्रोल वे में एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है जिसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया जा रहा है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि स्पेस में जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और जुड़कर एक दूसरे में, अगर मान लीजिए जैसे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन होगा, तो जब अंतरिक्ष यान इसके साथ जुड़ेगा तो जुड़ सके और फिर इसके अंतरिक्ष यात्री जा सके इंटरनेशनल हमारे इंडियन स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की हमारी जो परियोजना है फ्यूचर में, तो उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको एक्चुअल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि क्या हम जो है वो अंतरिक्ष में दो चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ये जोड़ सकते हैं तो कल फ्यूचर में हम क्या करेंगे, अपने अंतरिक्ष यानों को स्पेस स्टेशन से जोड़ पाएंगे, तभी तो हमारे अंतरिक्ष यात्री उसके अंदर जा पाएंगे। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, एक तरीके का एक प्रयोग है, जिस प्रयोग के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को साबित कर सकें कि हम फ्यूचर में इंडियन स्पेस स्टेशन बना सकेंगे और अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये कोशिश की जा रही है, तो इसे ही नाम दिया गया है स्पार्डेक्स मिशन। ठीक है, ये जो है वो भेजा गया ना उसको 30 को 30 दिसंबर को रात में 9:58 पर भेजा गया था। तो यही सारी चीजें हैं। हाँ, मेरी फिंगर में चोट लग गई है आज सुबह, वो से रेजर से मेरा हाथ कट गया, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो समझ में आ गई बच्चों? तो बिल्कुल बात क्लियर कि क्या स्पार्डेक्स मिशन है, ये भी क्लियर हो गया, और जितना आज हम लोगों ने पढ़ाया वो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों? जल्दी बताइए, बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें? थैंक यू रोहित कुमार भाई, बिल्कुल बातें सारी बात क्लियर, स्पार्डेक्स मिशन और जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्लियर। थैंक यू नेहा। स्पेस स्टेशन बनाने में काम नहीं आएगा बच्चों, ये स्पेस स्टेशन हम लोग फ्यूचर में जो बनाएंगे उसके लिए पहली बार प्रयास करते हैं। जैसे छोटी सी कोई चीज अपने घर में बैठकर पहले छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, तो उसके बाद बड़ी चीजें बनाते हैं, लैब में छोटी छोटी चीजें बनाई जाती है, फिर बड़ी चीजें बनाई जाती हैं। तो उसी तरीके का एक छोटा सा प्रयास है कि हम क्या अंतरिक्ष में चीजों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो वो चीजें का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो हो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी, बहुत सारे तरीके से समझी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर आगे की क्लासेस में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे बच्चों। बात करेंगे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, और नैनो टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल ट्यून रहिएगा, और थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया है वो करके अपने आप को थोड़ा गर्मा के आइए तो और मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा एक्टिव होकर आइए तो चीजों में और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो होप कि बच्चों आप लोगों ने इस पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, गुड बाय।